जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान सेकंड सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण आंसर की। वैसे तो देखा जाए ये उत्तर 11th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 12th क्लास के लिए भी और ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी, साथ के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी। अक्सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा इसकी विशेषता का उल्लेख कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन में पुट किया जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख कीजिए तो आपको उसका क्या उत्तर लिखना है, और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की विशेषता का उल्लेख कीजिए उसका आपको क्या उत्तर लिखना है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। प्रस्तावना को हम कह सकते हैं कि यह संविधान की आत्मा भी है। प्रस्तावना एक प्रकार से ऐसी चीज़ होती है जो कि आपने एनसीईआरटी की बुक्स पे पहले 2-3 पेजों में देखा होगा, जिसमें साफ साफ यह लिखा होता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य इत्यादि ऐसे है। तो प्रस्तावना में कुछ मोटे मोटे हेडलाइन होती है, जैसे संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य और न्यायपालिका। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न। संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज्य क्या होता है? आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले भारत पे पॉपुलेशन तो थी, भारत पे भूभाग तो था, भारत पे सरकार तो थी, लेकिन प्रभुसत्ता नहीं थी। प्रभुसत्ता का अर्थ होता है एक खुद की आज़ादी। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रभुसत्ता का अर्थ हम उस शब्द से कर सकते हैं कि आपके आंतरिक मामलों में आपको स्वतंत्रता होना। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का अर्थ होता है खुद मतलब आज़ादी, अपने खुद के निर्णय स्वयं से करना। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज करो आप रोड पे चलते हो और किसी घर से हस्बैंड वाइफ के मारने पीटने की आवाज़ आती है या फिर हिंसा की आवाज़ आती है या शोर शराबा आता है, तो क्या आप उस घर में मतलब जाके पूछ सकते हो हाँ भाई फाइट क्यों हो रही है? अगर आप ऐसा पूछने की कोशिश करते हो तो हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक बोलता है कि आप होते कौन हो हमारे आंतरिक मामले में बोलने वाले, हम जो मर्जी करें, हम जैसे मर्जी फाइट करें, आप होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले। तो संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न का अर्थ होता है कि आपकी खुद की आज़ादी, आपके आंतरिक मामलों में भारत किसी भी सरकार की या भारत किसी भी कंट्री की नहीं सुनेगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी भारत में 370 को हटाया गया, तो ये भारत के खुद के संविधान के द्वारा हटाया गया, अर्थात ये जो डिसीजन लिया गया ये भारत की सरकार ने लिया। तो इसमें पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगी? पाकिस्तान चला गया यूएनओ में कि भाई जम्मू कश्मीर पे भारत ने धारा 370 को हटा दिया है। अब भारत ने उत्तर दिया कि भारत अपने आंतरिक मामलों में कुछ भी कर सकता है, किसी दूसरे देश की नहीं सुनेगा। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य। इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में स्वयं निर्णय कर सकता है, वह किसी भी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहेगा। दूसरा पॉइंट आता है समाजवाद। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? भारतीय संविधान की एक विशेषता भी है समाजवाद। देखा जाए तो इस समाजवाद में ही अर्थ है। समाजवाद का अर्थ होता है कि भारत सरकार जो भी कार्य करेगी वो समाज के हित के लिए किया जाएगा, समाज के फायदे के लिए किया जाएगा। भारत में सभी समाज को एक जैसा समझा जाएगा, अर्थात सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, क्या वो कांग्रेस हो, क्या वो आम आदमी पार्टी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, कार्य पूरे समाज के लिए एक जैसा किया जाएगा। अर्थात समाजवाद का अर्थ है कि भारत सरकार कोई भी कार्य करेगी वो पूरे समाज के लिए एक सा होगा, अर्थात भारत सरकार समाज के हित के लिए कार्य करेगी, किसी एक विशेष जाति, धर्म या किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है धर्मनिरपेक्षता। तो भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता धर्मनिरपेक्षता है।
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों को एक समान समझना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है, अर्थात भारत सरकार का खुद का कोई धर्म नहीं है। और अगर हम दूसरी ओर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का धर्म है एक मुस्लिम कंट्री और भारत का कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ पे हिंदू व्यक्ति मुसलमान हो सकता है, मुस्लिम व्यक्ति सिख हो सकता है, सिख ईसाई और ईसाई हिंदू। यहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म मना सकते हो, मान सकते हो। अर्थात भारतीय संविधान सभी धर्मों को एक समान समझता है और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्मों को एक समान समझना, किसी के साथ भी भेदभाव ना करना। अगला हमारा पॉइंट है लोकतंत्र। इसमें क्या है कि भारत में जो भी सरकार चुनी जाएगी वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। वह प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है और वो भारत का नागरिक है उसे वोट डालने का अधिकार है। यहाँ पे सरकार लोकतंत्र के माध्यम से ही चुनी जाएगी, अर्थात भारत में जो सरकार का निर्माण होगा वो लोकतांत्रिक होगा। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के साथ ही लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके बाद होता है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है कि भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का अर्थ में ये बोला गया है कि भारत में कोई भी एक व्यक्ति, जैसे क्या वो राष्ट्रपति हो, क्या वो प्रधानमंत्री हो, एक निश्चित समय तक ही अपने ओहदे पे रह सकता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं, पुराने टाइम में क्या होता था कि राजा का पुत्र ही राजा होता था। क्या आज के टाइम में ऐसा होता है? क्या प्रधानमंत्री का पुत्र ही प्रधानमंत्री होएगा या सीएम का पुत्र ही सीएम होएगा? ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये बोला हुआ है कि भारत के सर्वोच्च स्तर पे जो भी एक नागरिक होगा, जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत होएगी, अर्थात वह 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अगर जनता फिर से चाहे तो उनसे फिर से निर्वाचित कर सकती है, अन्यथा समय से पहले भी जनता उन्हें हटा सकती है। तो गणराज्य का अर्थ है एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत भारत का कोई भी व्यक्ति चुना जाता है। उसके बाद है न्यायपालिका। अगला पॉइंट हमारा आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है न्यायपालिका। यहाँ पे जो न्याय होता है वो सभी को एक समान दिया जाता है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो आमिर खान हो, शाहरुख खान हो या एक आम इंसान। न्यायपालिका, यहाँ पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, अर्थात न्याय यहाँ पे सभी के लिए बराबर होगा, चाहे वो बड़े से बड़ा इंसान हो, क्या वो छोटे से छोटा इंसान हो। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ एक समान न्याय करती है। इसके बाद अगर हम आते हैं, इसके बाद हमारा आता है लोकतंत्र, इसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता। भारतीय संविधान ने सभी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें ये बताया गया है कि भारत में सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है। अगर किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकता है। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि अगला पॉइंट है आपके सामने समानता। तो समानता का क्या अर्थ है? समानता में बताया गया है भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता समानता। समानता का अर्थ है भारत में सभी व्यक्ति को एक समान समझा जाएगा। अक्सर क्या है, ये समानता आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, जिसमें 14 से लेके 32 तक आपके मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 में अनुच्छेद 14, 15, 16 में समानता का अधिकार दिया गया है। हम कह सकते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में समानता का अधिकार है, जैसे जन्म के आधार पर समानता। इसमें ये बताया गया है कि भारत में कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, वह एक समान कहलाया जाएगा। वो सभी बच्चे एक से होंगे, अर्थात बिना किसी जातीय भेदभाव के वह भारतीय कहलाया जाएगा। इसके बाद है धर्म के आधार
पे समानता, यहाँ पे सभी को यहाँ पे सभी को एक समान समझा जाएगा, अर्थात यहाँ पे सभी के धर्मों को एक समान माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है तो उसको ज़्यादा अधिकार दिए जाए या वो मुस्लिम है तो उसको ज़्यादा अधिकार। इसके बाद न्याय के आधार पे समानता, जब भी न्याय किया जाएगा तो सभी को के लिए एक समान न्याय होगा, अर्थात एक समान, अगर अपराध का एक समान ही न्याय होगा। उसके बाद है आपका भ्रातृत्व या फिर भाईचारा। तो भारतीय संविधान की अन्य विशेषता है भाईचारा। भाईचारे से ही आपको पता चल गया होगा कि भाईचारे में बोला गया है कि भारतीय संविधान सभी को एक साथ लेके चलेगा, अर्थात भारतीय संविधान लोगों के बीच में भाईचारे की भावना को डेवलप करने की कोशिश करेगा। इसके बाद अगर हम आते हैं तो अगला हमारा पॉइंट है राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारतीय सरकार ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी कि जिससे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता में कमी आए, अर्थात सरकार का इस सबसे बड़ा कार्य ये होगा कि राष्ट्र में एकता की स्थापना करना और राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखना। फ्रेंड्स, अगर इसमें आपका क्वेश्चन ये पुट किया जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उतारिए या भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखिए, तो अगर आपका सिर्फ संविधान की प्रस्तावना क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ इस साइड वाले पॉइंट ही उतारने हैं, सिर्फ ये पॉइंट ही उतारने हैं जो इस साइड हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, न्यायपालिका, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये सिर्फ आपको प्रस्तावना के लिए उतारने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए कि भारतीय संविधान की विशेषता को लिखिए, तो आपको ये सारे पॉइंट तो लिखने ही है, साथ ही साथ ये पॉइंट भी लिखने हैं। अगर विशेषता का आता है तो विशेषता में तो हमारे पास 40, 50, 60 बहुत सारे पॉइंट हैं, पर यहाँ पे हम 15 से 20 पॉइंटों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आप विशेषता में ये सारे पॉइंट उतारिए, उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारे पास अगर सरकार ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं तो हमें मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, हाँ जी 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। मौलिक कर्तव्यों का अर्थ होता है कि जैसे कि हमें अपने राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, और हमें अपने ऐतिहासिक इमारतों का भी ख्याल रखना चाहिए। इतिहास में जैसे हमें स्वतंत्रता मिली है उन शहीदों को हमें नमन करना वो चाहिए। तो ये हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिनकी संख्या है 11। इसके बाद है नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये उन्हें कहा जाता है कि भारत में राज्य सरकार को संविधान से कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व दिए गए हैं जिनको स्टेट प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बताया गया है कि हर एक राज्य, अर्थात हर एक राज्य की सरकार अपने राज्य में जो असमानता है उसको दूर करने के लिए कुछ जन कल्याण कार्य कर सकती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मान लो हरियाणा में 10th और 12th क्लास के बच्चे अभी पास आउट हुए हैं, तो हरियाणा की सरकार ने हरियाणा के 10th क्लास के और 12th क्लास के बच्चों को साइकिल प्रदान करी। या फिर यूपी में अगर किसी ने 10th और 12th पास करी है तो 12th पास करने को लैपटॉप दिए गए और 10th क्लास पास करने वाले बच्चों को टैबलेट दिए गए। तो यहाँ पे ये बताया गया है, क्या दिल्ली में भी ऐसा होगा? जी नहीं। अभी हमने पढ़ा कि सभी को एक समान न्याय मिलना चाहिए। भाई अगर यूपी में दिए जा रहे हैं तो दिल्ली में भी तो देने वो चाहिए ना, ऐसा नहीं होगा। यूपी की सरकार ने यूपी में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो ये कार्य किया है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मद्देनजर किया है। अर्थात सरकार अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य कर सकती है, राज्य की सरकार, कि जिससे कि समाज का विकास किया जा सके। इसके आगे अब हम बात करते हैं सबसे लंबा और लिखित संविधान। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान सबसे लंबा है और एक लिखित संविधान है। दोस्तों, लिखित संविधान का अर्थ होता है, लिखित संविधान एक ऐसा संविधान होता है जो कि जीवित होता है। अर्थात सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संविधान क्या है।
संविधान एक लिखित तथा जीवित दस्तावेज है जिसकी सहायता से शासन को चलाया जाता है, जिसमें सरकार के विभिन्न अंग, उनके कार्य, उनकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ ये भी उल्लेख किया गया है कि सरकार किस प्रकार से जनता की इच्छाएं और उनकी अभिव्यक्तियों की पूर्ति करेगी। उसके बाद है अगला संसदीय शासन प्रणाली। तो भारतीय संविधान की एक और अन्य विशेषता है कि भारत में सरकार जो होगी वो संसदीय शासन प्रणाली के आधार पे होगी, अर्थात भारत में संसद के द्वारा ही कानून का निर्माण किया जाएगा और संसद के द्वारा ही शासन किया जाएगा। संसद के सदस्यों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसके बाद आता है वयस्क मत अधिकार। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है वयस्क मत अधिकार, जिसको सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये बताया गया है कि वह प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है और नागरिक है भारत का, वह वोट डाल सकता है। वह किसी भी पार्टी के व्यक्ति को वोट डाल सकता है, चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है और अपने उम्मीदवारों से प्रश्न पूछ सकता है। हाँ जी, यहाँ पे सभी के मत का जो वैल्यू होगी वो एक समान है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अगर व्यक्ति अमीर है तो वो 5 बार वोट डाल देगा, या कोई पुअर है वो 1 बार, या कोई सुपरस्टार है, कोई अभिनेता है तो वो 6 बार, ऐसा नहीं होगा। सभी के मत की जो वैल्यू होगी वो एक समान ही होगी। अगला है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान की एक और अन्य विशेषता है एकल नागरिकता भी कह सकते हैं या फिर एकहरी नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ है आपकी जो नागरिकता होगी वो भारतीय होगी, आपका जो स्टेटस होएगा वो भारतीय होगा। यहाँ पे यह नहीं बताया गया कि जैसे कि आप मान लो कोई हरियाणा राज्य से है, कोई यूपी से है, कोई मध्य प्रदेश से है, तो आपकी जो आई कार्ड है या जो आपका आधार कार्ड है उस पर भारत की आइडेंटिटी होएगी और किसी की आइडेंटिटी नहीं होएगी। तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि एकल नागरिकता का अर्थ है कि वह प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय है, भारत के किसी भी कोने में जाके वो अपना कोई भी आई कार्ड या पहचान पत्र भी दिखा सकता है, तो वो भारतीय ही माना जाएगा। अर्थात आप क्या किसी भी कोने से संबंधित क्यों ना हो, आपकी वैल्यू जिस आपके राज्य में जो आपकी वैल्यू है वही वैल्यू दूसरे राज्य में भी आपकी होगी। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें, अगर आपका दिल्ली का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप हरियाणा में भी गाड़ी चला सकते हो। अर्थात वो जो लाइसेंस की मान्यता पूरे ऑल ओवर इंडिया होगी। एकल नागरिकता, आप भारतीय हो, पहले आप भारतीय कहलाए जाओगे, उसके बाद आप अन्य कहलाए जाओगे। उसके बाद है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का विकास किया जा सके। भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 32 में बताया गया है। मौलिक अधिकारों की संख्या अभी 6 है, जब पहले ये 7 थी। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। इसके साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख है, तो प्रस्तावना में आपको सिर्फ ये वाले पॉइंट ही उतारने हैं। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की विशेषता का उल्लेख कीजिए या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या क्या है, तो ये सारे पॉइंटों के साथ साथ आप ये पॉइंट भी उतार सकते हो। अब मेरा मानना है कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये आंसर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम तक अब आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, हर रोज़ आपकी 1 या 2 लॉन्ग वीडियो इस चैनल पे आएगी। और आपके इतने सपोर्ट के बाद जो लास्ट वीक आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। जो हमने एक शॉर्ट अपलोड किया था उसमें हमने 10 क्वेश्चन बताए थे, तो 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में आए थे। तो मेरा मानना है
कि अभी जो हमने कल या परसों एक शॉर्ट पॉलिटिकल साइंस का डाला है उसमें भी हमने 10 क्वेश्चन बताए हैं। अगर उनमें से आप 6 या 7 या 8 क्वेश्चन भी करके चले जाते हो तो आप पास हो जाओगे और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि आपके आंसर पॉइंटों में होने चाहिए। आप कम से कम एक आंसर को 4 शीटों में लिख के आइए, 4 या 5 शीटों में, तब जाके आपका एक आंसर उत्तर पूरा होगा। और कोशिश करिए कि आपके हर एक आंसर पॉइंटों में हो। तो यहाँ कम से कम 15 से 20 पॉइंट आपको बता दिए गए हैं। अब अगला जो क्वेश्चन का आंसर होएगा वो आपको कल मिलेगा। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।